नमस्कार, अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे बताया जाएगा सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं। प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे अटल पेंशन योजना, फिर इसके बाद अगली योजना आएगी। इस तरह से क्रम चलेगा यहाँ पर। तो जानिए सबसे पहले अटल पेंशन योजना के बारे में। तो यहाँ पे अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 से लागू की गई है। कब से लागू की गई? 1 जून 2015 से। सरकार का कहना था कि वर्ष 2011 में, तो कह सकते हैं वर्ष 2010 से 11 में शुरू की गई स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना खामीपूर्ण थी और यहीं पर इसे अटल पेंशन योजना में जोड़कर इसके कमियों को दूर किया गया है। साथ ही स्वावलंबन योजना से जुड़े लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है। पॉइंट 18 से 40 वर्ष के नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। पॉइंट धारक के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए। तो बात हो रही है अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना, अब यहीं पे पॉइंट भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में जानिए। इस पेंशन में भुगतान की जाने वाली राशि, पॉइंट इसमें रुपया 1000 से रुपया 5000 तक। पॉइंट यह नागरिक की उम्र पर निर्भर करेगी कि किस उम्र पर खाता खुलवाया है। पॉइंट नागरिक ने कितना योगदान दिया, तो ये हो जाता है इसका भुगतान की जाने वाली राशि। अब यहीं पे जानिए पेंशन गणना के बारे में। तो यह पेंशन गणना जो है, पॉइंट यदि उपभोक्ता रुपया 42 प्रति माह जमा करता है तो 60 वर्ष की उम्र के बाद रुपया 1000 पेंशन मिलेगी। पॉइंट यदि उपभोक्ता रुपया 210 प्रति माह जमा करता है तो 60 वर्ष की उम्र के बाद रुपया 5000 पेंशन मिलेगी। तो ये हो जाता है पेंशन गणना। अब यहीं पे जानिए संशोधन। तो संशोधन के बारे में पॉइंट नए नियमों के अनुसार अंशदाता मासिक कह सकते हैं, और तिमाही अथवा छमाही आधार पर योगदान दे सकते हैं। पॉइंट एक अन्य संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति योजना के बीच में आवश्यक धनराशि जमा कर बंद कर देता है तो भी उसका खाता बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे में रुपया 1 प्रति महीने की 10 से पेनल्टी ली जाएगी। पॉइंट पहले यह योजना 60 वर्ष की उम्र से पहले छोड़ने का विकल्प नहीं था, किंतु अब है। तो यहाँ पे बताया गया इसमें संशोधन और इस योजना में पेंशन गणना के बारे में, और यहाँ पे भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में बताया गया। तो यह पेंशन हो गया, यह पेंशन के बारे में बताया गया। तो ये रहा अटल पेंशन योजना के बारे में, सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना की बात की गई। अब यहीं पे अगली योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो जानिए इस योजना के बारे में। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पॉइंट यह योजना जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। पॉइंट इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू
कामगार, घरेलू कामगार, स्ट्रीट कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर और मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाली श्रमिक, ईंट भट्ठा कह सकते हैं ईंट भट्ठा और मजदूर जो है ईंट भट्ठों के जो मजदूर होते हैं, और यहाँ पे कचरा उठाने वाली, और रिक्शा चालक और भूमिहीन मजदूर, और खेतिहर मजदूर, और निर्माण मजदूर, और हथकरघा मजदूर तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय जो है रुपया 15,000 या उससे कम है। पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम रुपया मिलेगा 3,000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। तो ये हो जाता है योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब यहीं पे जानिए अगली योजना के बारे में। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे कह सकते हैं ग्रामीण योजना भी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जानिए इसके बारे में। पॉइंट, वर्ष 2022 तक सभी बेघर लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। योजना के लाभार्थी को पक्के घर के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में रुपया 1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों दुर्ग कह सकते हैं दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में रुपया 1.30 लाख की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो यह हो गया प्रधानमंत्री आवास कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात हुई। अब यहीं पे बात करते हैं, अगला योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा सोलर पैनल जिसे कहते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। पॉइंट, इसका उद्देश्य जल पंपों के माध्यम से किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करना है और भविष्य में किसानों की आय को बढ़ावा दिया जाना है। पॉइंट, इस योजना के लागू होने से किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के पश्चात अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं। जो उस ऊर्जा में सोलर पैनल से जो ग्रिड बिजली जो बचेगी उसे बेच सकते हैं। आगे इससे सौर ऊर्जा अर्थात नवीकरण ऊर्जा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट, यह योजना किसानों को दो तरह से लाभ देती है। एक तो उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध होती है, और दूसरा किसान बिजली को बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे अब इस योजना का घटक क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो यह योजना जो इसका घटक रहेगा, इस योजना के 3 घटक हैं। इसमें 3 घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2020 तक जो है 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहीं पे इसमें जो पहला घटक जो है घटक ए, तो इसमें भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के जोड़ना। तो यहाँ पे जोड़ना है, इनको संयंत्रों को जोड़ना। पॉइंट, घटक बी जो है 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। वहीं पे घटक सी आता है, इसमें बताया है ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा यहाँ पे कह सकते हैं चालित सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण शामिल है। तो ये हो गया घटक ए, घटक बी, घटक सी। आगे तो ध्यातव्य है, यह जो योजना है ध्यातव्य है कि
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर, जो पड़ता है राजस्थान में, जयपुर जिले की कोटपुतली, कहाँ पे, कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे योजना के घटक भी बताए गए और इस योजना के बारे में भी बताया गया। तो ये योजना रहा प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो बात किया गया प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। अब यहीं पर आइए अगली योजना की बात करते हैं। योजना है सुपोषित माँ अभियान। इस अभियान के बारे में समझा जाए, क्या है ये अभियान? सुपोषित माँ अभियान। पॉइंट ध्यान दीजिए, इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान देगा। पॉइंट। इसका अन्य उद्देश्य आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिन्हित जिलों में बौनापन की समस्या को कम करना है। पॉइंट। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों हेतु समग्र विकास तथा पोषण सुनिश्चित करना है। पॉइंट। इस अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया सुपोषित माँ अभियान योजना के बारे में। अब यहीं पे अगला योजना आता है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जानिएगा इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, समझते हैं इसके बारे में, इस योजना के बारे में। तो यहाँ पर यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। पॉइंट। इस योजना का लक्ष्य वित्तीय समावेशन है। पॉइंट। इसके तहत व्यक्ति शून्य राशि या कुछ पहचान पत्रों के साथ आसानी से बचत तथा जमा बैंक खाता खुलवा सकता है। पॉइंट। इसके साथ रुपे डेबिट कार्ड तथा 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाता है इस योजना में। तो यह योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब यहीं पे जानिए अगला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जानिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के बारे में। पॉइंट। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई। कब? वर्ष 2015 में। इसके बाद 18 से 70 तक कह सकते हैं 18 से 70 तक की उम्र के नागरिकों हेतु उपलब्ध है यह योजना। पॉइंट। किस्त की राशि जो है, इसमें किस्त की राशि ₹12 प्रति महीना तय करते हैं, महीना नहीं वर्ष है। तो यहाँ पे किस्त की राशि ₹12 प्रति वर्ष है। पॉइंट। किस्त की राशि केवल जुड़े हुए खाते से स्वतः ही काट ली जाएगी। पॉइंट। और यहाँ पे क्षतिपूर्ति और दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह दिव्यांग होने पर ₹2 लाख है तथा आंशिक दिव्यांगता होने पर ₹1 लाख देय है मिलेगा। तो यहाँ पे ये रहा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब यहीं पे अगली योजना की बात करेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो जानिए इसके बारे में। पॉइंट। यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इस एक्ट के बारे में जानते हैं। वर्ष 2005 में गरीबी को प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए मजदूरी मिलने वाले रोजगार कार्यक्रमों को तैयार करने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मनरेगा अधिनियम बनाया। कार्यक्रम के संस्थापक स्तंभों
में स्तंभों में निर्धारित गुणवत्ता एवं अस्थायित्व के लिए उत्पादक परिसम यहाँ पे उत्पादक और परिसंपदाओं का सृजन, सामाजिक समावेशन, लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा और न्याय संगत विकास से सम्मिलित है। पॉइंट इस अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि इस विधान का उद्देश्य ग्रामीण जीवन में गरीब परिवारों की जीविका की सुरक्षा को बढ़ाना है। ग्रामीण गरीब व्यक्तियों के संबंध में छोटा सा आर्थिक संकट भी उनकी जीविका के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाया गया है कि ग्रामीण गरीब व्यक्ति जरूरत के समय इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सके और यह कार्यक्रम गरीब व्यक्तियों को संकट के समय पर्याप्त मात्रा में काम उपलब्ध कराकर उनकी संकट की स्थिति को समाप्त कर सके। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार का कानून अधिकार दिया गया है तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 100 से 150 दिन यहाँ पे काम मिलने अर्थात 50 दिन अतिरिक्त करने का प्रावधान है। अब यहीं पे इस योजना की विशेषता की बात करें तो इसमें विशेषताएं हैं। पॉइंट अधिकार आधारित ढांचा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क को अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। पॉइंट समय सीमा की गारंटी 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना या बेरोजगारी भत्ता देना। पॉइंट रोजगार की गारंटी प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना जो वास्तविक मांग पर निर्भर करता है। पॉइंट कठोर श्रम कार्य ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृति मजदूरी और सामग्री के 60.40 के अनुपात को रखा जाता है। इसमें कोई ठेकेदार या मशीनरी शामिल नहीं है। पॉइंट गरीबों का आजीविका संसाधन आधार सशक्त करना। पॉइंट पंचायती राज्य संस्थाओं को मजबूत बनाना। पॉइंट मनरेगा के तहत कार्य ग्राम सभा की सिफारिश पर शुरू किया जाता है। कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पूरा किया जाता है। पॉइंट कार्य की योजना यहाँ पे निरीक्षण और कार्यान्वयन में पंचायती राज्य संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होती है। पॉइंट महिला सशक्तिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए कुल लाभान्वित व्यक्तियों का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए। पॉइंट पारदर्शिता और जवाबदेही इसमें भी शामिल है। सामाजिक लेखा जोखा और शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से अनुकूल प्रकटीकरण है। तो यहाँ पे इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बताई गई और यह कार्यक्रम रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की बात की गई। अब यहीं पे अगला योजना है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। तो जानिए इसके बारे में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है।
जो विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। पॉइंट, इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम कह सकते हैं, LIC के माध्यम से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे जो LIC है इसे कहते हैं भारतीय जीवन बीमा। पॉइंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम को ही इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है। पॉइंट, यह योजना 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष मासिक देय और प्रभावी रूप से 8.30% प्रतिवर्ष का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है। पॉइंट, योजना की खरीदारी के समय पेंशनधारक द्वारा चुनी गई आवृत्ति कह सकते हैं मासिक या तिमाही या अर्ध वार्षिक या वार्षिक है। तो इसमें इसके अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर व्यक्ति के अंत में पेंशन देय है। पॉइंट, ब्याज की गारंटी और वास्तविक ब्याज के बीच अंतर तथा प्रशासनिक खर्च से संबंध लागत का भुगतान सरकार सब्सिडी के रूप में LIC को करेगी। पॉइंट, इस योजना में स्वयं या अपनी जीवन साथी की किसी भी गंभीर टर्मिनल बीमारी कह सकते हैं, टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समय पूर्व निकासी की अनुमति भी है। ऐसे समय पूर्व निकासी के मामले में योजना के खरीद मूल्य की 98% राशि वापस की जाएगी। पॉइंट, 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पॉइंट, पेंशनभोगी को 10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक अंतिम पेंशन किस्त के साथ खरीद मूल्य देय होगा। तो यहाँ पे बताया गया ये पॉलिसी योजना रही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब यहीं पे अगले योजना की बात करेंगे। अगला योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो जानिए इस योजना के बारे में। यह जो योजना है इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पे सरकार द्वारा मत्स्य प्रबंधन और मत्स्यिकी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। वस्तुतः यह क्षेत्र विशाल संसाधनों और क्षमताओं वाला है, इसलिए सरकार इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना के तहत मछली पकड़ने की आधारिक संरचना को यहाँ पे कह सकते हैं मजबूत किया जाएगा और देश में मीठे जल और समुद्री जल दोनों में मछली उत्पादन की संभावनाओं के दोहन की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो यहाँ पे योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब यहीं पे जानिए अगली योजना है जल जीवन मिशन। इस मिशन के बारे में जानते हैं क्या है जल जीवन मिशन। यह योजना है जल जीवन मिशन। पॉइंट है वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल पाइप जलापूर्ति। तो यहाँ पे हर घर जल के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस मिशन का शुभ आरंभ वर्ष 2019 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 2019 में किया गया। जल जीवन मिशन को देश भर में अस्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस मिशन का ध्येय है नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं। पॉइंट, पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत यह मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। पॉइंट, मिशन के तहत वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण और कृषि में घरेलू अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रबंधन हेतु स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल है। इस मिशन में देश के विभिन्न हिस्सों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों, तो यहाँ पे कह सकते हैं अंतर्गत करोड़ों महामारी के चुनौती भरे दिनों में भी, जो कोरोना काल आया था, कोविड-19 जिसे कहा जाता है, इस महामारी के चुनौती भरे दिनों में भी न केवल लाखों युवाओं को रोजगार मिला है, बल्कि मिशन के लिए वर्ष 2021-2022 में रुपया 50,000 कह सकते हैं, कितना रुपया है ये, 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ का प्रावधान किया जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार आर्थिक मजबूती भी मिली है। मिशन के तहत 6.05 लाख गांवों में पाइप से जलापूर्ति कार्यों के कार्यान्वयन में सीमेंट, ईंट, रेत और स्टील और पाइप और मोटर और नल आदि सामग्री की मांग बढ़ रही है। वहीं अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के साथ साथ जलापूर्ति संरचना और रख रखाव करने वालों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। परिणाम स्वरूप इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन के साधन बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा सकता है। तो यह योजना रहा, यह जो मिशन है जल जीवन मिशन, यह 2019 में लाया गया इस मिशन को, और 2025 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस मिशन का शुभारंभ रहा है। इसे 2019 में किया गया। तो यह हो गया जल जीवन मिशन के बारे में। 2025-2024 तक इसे हर घर जल पहुंचाना रहा है। अभी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, 2026 आ गया है। कुछ स्थानों पे जल पहुंच चुका है और कुछ क्षेत्रों में अभी कार्य चल रहा है। अब यहीं पे बात करते हैं, अगला योजना है भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना के बारे में जानिए, क्या है भारतमाला परियोजना। तो यहाँ पे भारतमाला परियोजना, पॉइंट, भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो देश में माल और यात्री आवागमन पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्रों के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त करके संपूर्ण देश में माल ढुलाई और यातायात क्षमता के बेहतर उपयोग पर केंद्रित है। भारतमाला परियोजना, पॉइंट।
इस परियोजना का कार्यान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को 5 वर्षों की अवधि 2017 से 2018 से 2021 से 2022 तक के लिए मंजूरी दी गई। पॉइंट, राज्यों को विदेशी कह सकते हैं, राज्यों को निर्देशित, यहाँ पे होगा, राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की अंतिम सूची दे। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में भारतमाला परियोजना में इन्हें शामिल किया जाएगा। यदि किसी राज्य ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, जिसे कहते हैं डीपीआर रिपोर्ट है, जो है डीपीआर तैयार होने के समय भूमि का 50% अर्जित किया है, तो ऐसी परियोजना को फास्ट ट्रैक मोड से कह सकते हैं, फास्ट ट्रैक मोड में रखा जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य को द्वितीय पुष्टिकरण भेजेगा। पॉइंट, सफल बोलियों से उन परियोजनाओं को चुना जाएगा जहां 90% जमीन पहले से ही परियोजना के रूप में अधिग्रहित की जा चुकी है। पॉइंट, यदि संबंधित राज्य द्वारा रिंग रोड या कहीं बाईपास के लिए भूमि का कम से कम कह सकते हैं, भूमि कम से कम 25% हिस्सा अधिग्रहित किया जाए, तो ऐसी परियोजना का विकास प्राथमिकता के आधार पर NHAI द्वारा किया जाएगा। पॉइंट, इस परियोजना का उद्देश्य प्रभावी हस्तक्षेप जैसे आर्थिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और फीडर सड़कें और राष्ट्रीय कॉरिडोर, दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी वाली सड़कें, तटीय और बंदरगाह संलग्न सड़कें तथा एक्सप्रेस कह सकते हैं, एक्सप्रेसवे आदि के विकास द्वारा अवसंरचनात्मक अंतराल को कम करना है। तो यहाँ पर बताया गया भारतमाला परियोजना के बारे में। तो यह हो गया भारतमाला परियोजना। अब यहीं पे आगे बात होगी, जैसा कि यहाँ पे अगला योजना जो है, कार्यक्रम है, यह है सीखते हुए कमाना योजना। इस कार्यक्रम का नाम है, ये जो योजना है इसका नाम है सीखते हुए कमाना योजना। आइए जानिए इसके बारे में। यह जो कार्यक्रम है इसके बारे में अध्ययन किया जाए तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा का, तो कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा काम और सीखने का एक बेहतरीन संयोजन है। इस दिशा में सीखते हुए कमाना योजना लर्निंग बाय डूइंग और अर्निंग बाय लर्निंग के जुड़वा स्तंभों पर आधारित है। तो कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा काम जिसे वर्क कहते हैं, वर्क और सीखने का एक बेहतरीन योजना है। इस दिशा में सीखते हुए कमाना योजना जो है लर्निंग बाय डूइंग और अर्निंग बाय लर्निंग के जुड़वा स्तंभों पर आधारित है।
पॉइंट। सीखते हुए कमाना योजना को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। तो यह जो योजना है सीखते हुए कमाना, इस योजना को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। तब इस प्रोग्राम को छोटे स्तर पर यूजीसी ने आरंभ किया था। इस योजना का संचालन वर्ष 2012 से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह योजना विशेषता है तौर पर कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के साथ असंकलित रोजगार प्रदान करने हेतु आरंभ की गई है। तो यह योजना है सीखते हुए कमाना, इसका नाम है इस योजना का। अब यहीं पे जानते हैं सीखते हुए कमाना योजना के लाभ के बारे में। तो यहाँ पे पॉइंट, विद्यार्थियों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सीखते हुए कमाने के अवसर प्रदान करना। पॉइंट, वास्तविक रोजगार से पहले विद्यार्थियों को कार्य के वातावरण से परिचित कराना है। पॉइंट, विद्यार्थियों को कार्य का अनुभव प्रदान करना ताकि वे भविष्य में नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। विद्यार्थियों को उनकी विषय वरीयताओं का पता लगाने और उन्हें करियर चयन में सक्षम बनाना है। पॉइंट, विद्यार्थियों में कड़ी मेहनत और श्रम की गरिमा के मूल्यों को विकसित करना है। तो यहाँ पे सीखते हुए कमाना योजना के लाभ के बारे में बताया। अब यहीं पे समझते हैं चुनौतियां इसमें क्या हैं। तो इसके चुनौतियों के बारे में जानते हैं। पॉइंट, तो यहाँ पे नियमित कर्मचारियों की कमी है। पॉइंट, निम्न पारिश्रमिक के कारण प्रेरणा की कमी है। पॉइंट, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षक की कमी भी है। प्रशिक्षित की कमी है। पॉइंट, अपर्याप्त वित्त पोषण भी शामिल है इसमें। तो यह जो है यह हो गया चुनौतियां, इसकी चुनौतियों की बात हो गई। तो यह जो योजना है भारत निश्चित रूप से दुनिया की कौशल राजनीति बन सकता है और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शारदा यहाँ पे प्रसाद समिति की सिफारिश के अनुसार पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों के लिए एक विश्वसनीय मानक प्रणाली स्थापित करके व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर यह योजना है सीखते हुए कमाना। यहीं पे इसके सीखते हुए कमाना योजना के लाभ को समझा गया और इसकी चुनौतियों के बारे में समझा गया। तो यह योजना हो गया सीखते हुए कमाना योजना। इसे 2004 में लाया गया और 2012 से भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया इसे। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला कार्यक्रम है जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल निरक्षरता की बात होगी। डिजिटल निरक्षरता, तो इन योजनाओं से संबंधित यह पूरा टॉपिक है, जितनी योजनाओं को बताया गया है। तो यहाँ पे जानिए सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल निरक्षरता के बारे में। पॉइंट, देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बड़ा डिजिटल अंतराल व्याप्त है तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की पहुंच 51% की राष्ट्रीय औसत की तुलना में मात्र 29% है। इसके साथ ही देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संचार साधनों तक पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है। भारत में केवल 38%
परिवार ही डिजिटल रूप से साक्षर है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 61% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 25 ही डिजिटल साक्षरता प्राप्त है। ग्रामीण में 25% मात्र, पॉइंट है, शहरों में 61। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल निरक्षरता बच्चों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा या डिजिटल कक्षाओं तक पहुँच नहीं है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में यह असमानता और बढ़ गई। निरक्षरता के कारण लाभार्थियों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रारंभिक चरण में वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता के कारण शिक्षित एवं शहरी जनसंख्या को ही अधिक वैक्सीन लगे थे। पॉइंट, यह टेलीमेडिसिन तक पहुंच में बाधा के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा, यहाँ पे कह सकते हैं खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक चुनौती है। वर्तमान महामारी में लोग ऑनलाइन सुविधाओं और साक्षरता की कमी के कारण उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पॉइंट, इंटरनेट तथा डिजिटल साक्षरता की कमी ग्रामीण युवाओं को रोजगार और आय सृजन के असंख्य अवसरों से वंचित कर देती है। जैसे ई कॉमर्स और टेलीकॉलिंग। इस अंतराल को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। इसमें जैसे शामिल है डिजिटल इंडिया अभियान शामिल है। पॉइंट, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन जिसे NDLM का प्रारंभ है। पॉइंट, ई लर्निंग को और अधिक सुलभ बनाने के लिए PME विद्या कार्यक्रम की शुरुआत वास्तव में डिजिटल अंतराल को सूचना तक पहुंच और सूचना के उपयोग और सूचना की ग्रहणशीलता के माध्यम से सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल निरक्षरता के बारे में। आज का यह टॉपिक चल रहा है सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें अटल पेंशन योजना की बात हुई है। यहाँ पे हमने जाना अटल पेंशन योजना के बारे में और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में समझा गया और यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बताया गया है और यहीं पे बात किया गया है। अगली योजना कार्यक्रम रहा है सुपोषित मां अभियान के बारे में बताया गया और यहाँ पे अगली योजना रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना और यहीं पे अगला योजना रहा प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर इसके बाद अगला योजना हमने अध्ययन किया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में बताया गया है। अगली योजना रही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और अगला योजना रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और यहाँ पे अगली योजना जल जीवन मिशन के बारे में रहा और अगला योजना रहा भारत माला परियोजना शामिल रहा और यहाँ पे सीखते हुए कमाना योजना भी बताया गया है और लास्ट में बताया गया सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल निरक्षरता के बारे में। आज का यह लेक्चर पूरा सरकारी योजनाओं से भरा हुआ रहा है। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए प्रमुख है सरकारी योजनाएं।
मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने इस सत्य स्वतंत्र नागरिक भारतीय राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।